ये आईटीसी का थर्ड वीडियो है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि आईटीसी कम्युनिकेशन का ओवरव्यू देखे थे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम लोग देखे थे कि आईटीसी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स है और फिर आईटीसी में मैसेज फॉर्मेट कैसे जाता है। आज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि आईटीसी कम्युनिकेशन में रीड राइट प्रोसेस कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू आज करेंगे और डेप्थ में जाएंगे। तो पहले बात करते हैं I2C रीड एग्जाम्पल के बारे में। ओके, सॉरी, राइट एग्जाम्पल के बारे में। राइट एग्जाम्पल के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंसर की एग्जाम्पल लिया जो है DAC80501 I2C का। इसका बारे में हम लोग इसमें कैसे, इस सेंसर में कैसे राइट करते हैं उसका बारे में बात करेंगे। तो I2C सबसे पहले स्टार्ट कंडीशन से बिगिन होता है। हम लोग देखे हैं जो इसका स्टार्ट कंडीशन है। तो स्टार्ट कंडीशन होने के बाद एसडीए लाइन क्या होता है, स्टार्ट कंडीशन में क्या होता है, एसडीए लाइन हाई से लो होता है और उसके बाद फिर एससीए लाइन हाई से लो होता है। ओके, तो उसके बाद मैंने इसमें राइट कराना चाहता हूँ, तो कौन सा स्लेव डिवाइस में मैं राइट कराना चाहता हूँ, तो स्लेव एड्रेस है मेरा ये। ओके, जिसका वैल्यू 49 है और उसमें मैंने को 7 बिट, ये 7 बिट का वैल्यू हो गया। तो ये मेरा 7 बिट का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मैंने राइट कराया। अब इसमें मैं राइट करा रहा हूँ, तो इसीलिए एलएसबी बिट मेरा लो होगा। ओके, तो ये मेरा एलएसबी बिट है। अब जैसे ही मेरा स्लेव का पास ये नॉर्मली क्लॉक चल रहा है। ओके, अब स्लेव का पास जैसे ये पूरा 1 बाइट का इंफॉर्मेशन पहुंच गया, तो स्लेव क्या करेगा, मेरे को एक कंट्रोलर को एक एक्नॉलेजमेंट देगा। ये है एक्नॉलेजमेंट बिट। ओके, एक्नॉलेजमेंट बिट मिलने के बाद फिर सेंसर क्या करेगा, आप वो कमांड फ्रेम भेजेगा कि मैं कौन सा एड्रेस में राइट कराना चाहता हूँ। तो मैं सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मैं इस एड्रेस में क्या करना चाहता हूँ, राइट कराना चाहता हूँ। तो अब मैंने so now DAC register value send the target device time for byte send first byte. Okay, it is actually the value, not the address. Okay, सो मैं कौन सा लोकेशन में राइट कराना चाहता हूँ वो मैंने भेजा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने, ये मेरा 1 बाइट है और फिर 9th लोकेशन में मैं फिर से क्या किया, जैसे मेरा 1 बाइट डाटा ट्रांसफ़र हो गया कि लोकेशन मैंने भेज दिया और फिर मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिला। तो अब डिवाइस का कौन सा डिवाइस में मैं राइट कराना चाहता हूँ और कौन सा लोकेशन में राइट कराना चाहता हूँ, ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने 2 बाइट में भेज दिया। उसके बाद मैंने अब क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या वैल्यू राइट कराना चाहता हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैंने भेज रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट बाइट, मैंने 2 बाइट राइट कराना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे फर्स्ट बाइट मेरा ये वैल्यू है, तो फिर फर्स्ट बाइट का मतलब ये इसका थर्ड फ्रेम है जिसमें मैं क्या वैल्यू राइट कराना चाहता हूँ। तो कंट्रोलर से वैल्यू मेरा स्लेव की तरफ गया, ये वैल्यू, और फिर स्लेव से मेरा एक्नॉलेजमेंट मिला कि हाँ मेरे को वैल्यू सही मिल गया। उसके बाद फिर सेकेंड बाइट जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो कंट्रोलर क्या करता है, फिर सेकेंड बाइट
डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, जो मेरा वैल्यू है ये। ओके, तो इस वैल्यू को मैंने फिर से दोबारा सेंड किया, फिर से स्लेब मेरे को एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ मुझे मिल गया। तो इस तरह से डेटा जितना बाइट आप राइट करना चाहते हैं उसका बाइट उतना बाइट आप भेजते रहता है और एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जाके आप स्टॉप कर देते कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैं SCA लाइन को रिलीज़ करता हूँ, उसके बाद फिर SDA लाइन को रिलीज़ करता हूँ, तो इससे मेरा स्टॉप कंडीशन जनरेट हो जाता है। इस तरह से राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है इन I2C कम्युनिकेशन। अब दूसरा देखता हूँ मैं रीड एग्जाम्पल। हम लोग देख लिया अभी राइट एग्जाम्पल कैसे होता है। I2C कम्युनिकेशन में राइट का फॉर्मेट क्या है, अब देखेंगे रीड का कम्युनिकेशन में या मैसेज फॉर्मेट कैसे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने किसी स्लेब का साथ रीड परफॉर्म, किसी स्लेब का कोई एड्रेस से डेटा मैंने रीड करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे रीड भी करना चाह रहे हैं तब भी आपको सबसे पहले राइट कराना पड़ता है, क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि मैं कौन सा स्लेब के साथ रीड परफॉर्म कराना चाहता हूँ और उस स्लेब का कौन सा एड्रेस से मैं डाटा रीड करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले स्लेब को बताना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको राइट कराना पड़ता है। तो सपोज मैंने मेरा स्लेब एड्रेस है ये, जिसमें मैंने अब रीड परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये 7 बिट एड्रेस स्लेब का एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस पे भेज दिया, उसके बाद मैंने फिर से राइट, जो मेरा 8 बिट है उसमें मैंने राइट का इंडिकेशन दिया कि मैंने राइट परफॉर्म करना चाहता हूँ। उसके बाद स्लेब से एक्नॉलेजमेंट आया कि मेरा डाटा मुझे मिला, एड्रेस मैच कर गया। और एड्रेस अगर मैच नहीं करेगा तब भी यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। ओके, तब नया का आएगा। तो उसके बाद मैंने भेजा कि मैंने इस लोकेशन से आपका डाटा मैंने रीड करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे भेजा है कि मैंने राइट कर रहा हूँ, और फिर मैं क्या राइट कर रहा हूँ, एक लोकेशन राइट कर रहा हूँ, बस इतना ही। इससे पहले भी जब राइट कर रहा था तब भी हम लोग क्या कर रहे थे, एड्रेस भेज रहे थे, उसके बाद एक लोकेशन भेज रहे थे। तो इससे कैसे डिस्टिंग्विश होता है कि I2C रीड कराना चाहता है या राइट कराना चाहता है। तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर राइटिंग immediate reading command is coming, then it's indicate that device want to read, microcontroller want to read from this slave. Or if after writing the address and the location, एड्रेस स्लेब एड्रेस एंड लोकेशन राइट कराने के बाद ही अगर डेटा आता है तो इससे स्लेब को समझ में आता है कि डेटा इस लोकेशन में राइट करना चाहता है। लेकिन स्लेब एड्रेस एंड लोकेशन कौन सा लोकेशन से रीड करना चाहते हैं, वो अगर मतलब स्लेब एड्रेस के बाद लोकेशन भेजते हैं, उसके बाद फिर से अगर स्टार्ट कंडीशन शुरू होता है रिपीटेटिव आर, और उसके बाद रीड कमांड आता है स्लेब एड्रेस के साथ। जैसे यहाँ पे दोबारा मैंने रिपीटेटिव स्टार्ट शुरू किया, तो बिना स्टॉप करे फिर से स्टार्ट कंडीशन मैंने जनरेट किया राइट के बाद ही। ओके, तो इसके बाद मैंने क्या किया, अगेन स्लेब का एड्रेस भेजा, और उसमें मैंने भेजा कि मैं 8 बिट में मैंने इंडिकेशन कर दिया कि मैंने रीड परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो ये समझ जाता है कि अगला जो लोकेशन मेरे को भेजा था उस लोकेशन से डाटा रीड करना चाहता है। तो रिपीटेटिव स्टेप के साथ मुझे स्लेब एड्रेस एंड रीड कमांड भेजना पड़ता है। तो इससे डिस्टिंग्विश हो जाता है कि डिवाइस रीड करना चाहता है या राइट करना चाहता है। ओके, अगर यहाँ पे स्लेब एड्रेस एंड लोकेशन राइट करने के बाद डेटा आता तुरंत, तो डिवाइस समझता है कि इस लोकेशन में मेरे को राइट परफॉर्म कराना है। ओके, तो रीड ऑपरेशन मैंने भेजा, तो यहाँ से स्लेब से एक्नॉलेजमेंट आया। अब मैंने स्लेब क्या करेगा, इस लोकेशन में जो भी वैल्यू है 1 बाइट का, वो वैल्यू दे देगा कंट्रोलर को। ओके, तो कंट्रोलर को जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, सॉरी कंट्रोलर को जैसे वैल्यू मिलेगा
तो कंट्रोलर क्या करेगा, स्लेब को एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि मुझे वैल्यू मिला है। ओके, उसके बाद फिर मैंने को ये एमएसबी बाइट मुझे उस लोकेशन में वैल्यू मिला, फिर मैंने और एक बाइट रीड कराना चाहता हूँ, तो उसके बाद जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो स्लेब सेकेंड बाइट भेज देता है। अब स्लेब सेकेंड बाइट भेज देते हैं। स्लेब का ये सेकेंड बाइट जैसे यहाँ तक मेरा मिल गया, उसके बाद मैंने फिर से अगर एक भेजूंगा, यहाँ पे एक्चुअली में नैक आता है, ये गलत है। अगर एक आता है तो स्लेब क्या करता है, फिर से डाटा भेजने की शुरू कर देता है। लेकिन अगर डिवाइस चाहता है कि 2 बाइट के बाद मैंने और डाटा रीड करना नहीं चाहता हूँ, तो कंट्रोलर क्या करता है, नैक भेजता है। अब जैसे ही नैक भेजेगा तो स्लेब समझ जाएगा कि डिवाइस को और डेटा नहीं चाहिए। तो डिवाइस, क्योंकि इस टाइम में जब रीड करना हो तो एसडीए लाइन में किसका एक्सेस चला गया, स्लेब का पास एक्सेस चला गया, क्योंकि स्लेब डाटा भेज रहा है तो एसडीए लाइन में स्लेब का एक्सेस चला गया। ओके, स्लेब कंट्रोल कर रहा है एसडीए लाइन को, ये समझते हैं क्योंकि कितना हाई डेटा है कितना लो डेटा है, उस स्लेब का हिसाब से हाई लो हो रहा है। तो फिर अगर मैं नैक नहीं भेजूंगा तो स्लेब क्या करेगा, फिर से डाटा भेजना शुरू कर देगा। तो इसीलिए मैं स्लेब को मास्टर बताना चाहता है कि मेरा 2 बाइट ही ज़रूरत था, तो अब मैंने नैक भेज दिया, तो स्लेब समझ जाएगा कि मास्टर को और डेटा नहीं चाहिए, तो स्लेब डेटा भेजना तो बंद कर देगा। लेकिन स्लेब स्टॉप नहीं कर सकते कम्युनिकेशन, तो फिर मास्टर क्या करेगा, फिर मास्टर स्टॉप कंडीशन जनरेट करेगा। ओके, तो ये समझने वाली बात है कि जब रीड ऑपरेशन होता है तो स्टॉप से पहले क्या करता है, मास्टर एक नैक भेजता है। लेकिन जब राइट ऑपरेशन होता है तो सिर्फ स्लेब का साथ स्लेब से एक्नॉलेजमेंट आता है, उसके बाद मास्टर उस टाइम में नैक की ज़रूरत नहीं होता है, मास्टर डायरेक्ट स्टॉप कंडीशन जनरेट कर देता है। तो रीड टाइम में तो हमेशा नैक आएगा, लेकिन राइट के केस में बिफोर स्टॉपिंग कंट्रोलर स्लेब को भेजेगा नैक कमांड। ओके, तो ये बीट एक्चुअली में इस तरह से नैक कमांड में जनरली हम लोग जानते हैं कि ये एसडीए लाइन हाई होता है ना कि लो होता है। ओके, एसडीए लाइन हाई, एसडीए लाइन उस ड्यूरेशन में हाई रहता है। ओके, तो हाई मीन्स नैक। नेक्स्ट बात करते हैं जनरली यहाँ पे क्या होता है कि आप अगर आपके कंट्रोलर लाइन में जनरल कॉल क्या होता है, मैं उसका बारे में बात करता हूँ। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर 10 बिट एड्रेसिंग नहीं है, 7 बिट एड्रेसिंग है आपका, यहाँ पे 2 मोड सपोर्ट करता है, 7 बिट एड्रेसिंग मोड एंड 10 बिट एड्रेसिंग मोड। तो सपोज हम लोग 7 बिट एड्रेसिंग मोड की बात करते हैं, तो 7 बिट एड्रेसिंग में 2⁻7 तक आप डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो रिजर्व एड्रेस है, तो उसमें से एक एड्रेस को बोला जाता है जनरली जो जनरल कॉल, जिसमें आप ब्रॉडकास्ट भी बोल सकते हैं। तो जब आपका पास आपका डिवाइस आपका कम्युनिकेशन लाइन में मल्टीपल स्लेब डिवाइस कनेक्टेड है, ओके, सपोज 5 स्लेब डिवाइस कनेक्टेड है, एंड आप चाहते हैं कि सब डिवाइस को एक कमांड देना, सेम कमांड सब डिवाइस के पास जाए, सब इस डिवाइस को एक्सेप्ट करे और उसका करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्स करे। ओके, तो रेस्पॉन्स इन द सेंस वो उस तरह एक्ट करे, ना कि उस लाइन में सब एक साथ रेस्पॉन्स देते, उस तरह जैसे इन जनरल हम चाहते हैं कि एक कमांड भेजूंगा मैंने, उस कमांड जैसे जाएगा स्लेब का पास तो वो डिवाइस सब रीसेट हो जाएगा। तो एसडीएससी लाइन में वो तो रेस्पॉन्स नहीं देगा, लेकिन वो उस तरह से डिवाइस को खुद को रीसेट कर लेगा सब डिवाइस। तो सब डिवाइस का अगर आपको एक कमांड भेजना है तो उस टाइम में हम किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस का एड्रेस नहीं भेजते हैं, उस टाइम में क्या करते हैं, एड्रेस लाइन में स्लेब एड्रेस 0 भेज देते हैं। ओके, जो स्टार्ट के बाद ही मैंने क्या किया,
ये पूरा राइट कराना चाहता हूँ तो ये तो 0 रहेगा, लेकिन ये जो मेरा एड्रेस है, ये एड्रेस में मैं क्या भेजूंगा, 0 0 भेजूंगा। तो ये क्या होगा, सब डिवाइस मेरे को एक्नॉलेजमेंट करेगा। एक्नॉलेजमेंट के बाद जो सेकेंड बाइट जाता है वो जाता है कमांड। अब कमांड का जो LSB बीट है उससे डिसाइड होता है कि मेरा जनरल कॉल कमांड है या कंट्रोलर एड्रेस भेज रहा हूँ। तो इसमें अब जब मतलब जनरल कॉल तो भेजा, लेकिन सेकेंड बाइट में अगर आप इस बीट को 0 रखा, इस बीट का वैल्यू अगर 0 है, ओके, देन इट्स इंडिकेट दैट जनरल कॉल कमांड, मतलब इसमें मैंने कमांड भेजा। ओके, अगर इस लोकेशन में मैंने इस बीट को मैंने 0 रखा, तो अगर इसी बीट को हाई रखूँगा तो 1 रखूँगा तो क्या होगा, इससे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो वैल्यू मैंने भेजा इसमें ये तो 0 0 रहेगा। ओके, इसमें तो स्लेव एड्रेस 0 0 रहेगा, लेकिन इसमें जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू कमांड नहीं है, वो जिस कंट्रोलर से भेजा गया है उसका खुद का एड्रेस है। तो इटसेल्फ आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको। ओके, तो द रिस्पॉन्स ऑफ द डिवाइस इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 डिफरेंट क्लास डिपेंडेंट ऑन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बाय फॉलोइंग द जनरल कॉल। तो जनरल कॉल में हम इस बिट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेरा ये जनरल कॉल है, कॉल की कमांड की वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है ये जनरल कॉल की कमांड की वैल्यू है या कंट्रोलर की एड्रेस है। सो यहाँ पे देखिए बोल रहा है इफ B is 1 then the controller is sending the 2 byte sequence as हार्डवेयर जनरल कॉल। तो जो भी हार्डवेयर है उसके लिए जनरल कॉल तो भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 0 भेजा, फर्स्ट बाइट में मैंने जनरल कॉल किया, और उसके बाद सेकेंड बाइट में मैंने बता रहा हूँ सेकेंड बाइट इज यूज टू सेंड द कंट्रोलर एड्रेस आइडेंटिफाई इटसेल्फ टू वर्ल्ड डिवाइस ऑन द सिस्टम। तो पूरा सब डिवाइस के पास क्या जाता है कि कौन सा कंट्रोलर से आया हुआ इन्फॉर्मेशन है, इससे पता चलता है। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी हार्डवेयर को होता है कि इस डिवाइस से अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे मल्टी मास्टर की केस में मल्टीपल मास्टर लाइन पे है, तो एक स्लेब सपोज पर्टिकुलर एक मास्टर का अगर एड्रेस से आता है तो उससे मैं कम्युनिकेट करूँगा। तो उस तरह से कंट्रोलर की इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि इसी कंट्रोलर से मेरा इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो इसको जनरल कॉल बोला जाता है, क्योंकि इसमें किसी पर्टिकुलर टारगेट डिवाइस को टारगेट नहीं किया जाता है। जिस लाइन में जितना भी स्लेव है सबके लिए ये कम्युनिकेशन होता है। अब बात करते हैं हम लोग क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड आर्बिट्रेशन की। तो जब आर्बिट्रेशन कब ओकर होता है, जनरली जब मल्टी मास्टर कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें बस का जो लाइन है उसी दो लाइन पे मल्टीपल मास्टर है, तो एट ए टाइम कौन इस लाइन को एक्सेस कर रहा है, तो उसका एक मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि एट ए टाइम अगर दोनों डिवाइस या तीनों डिवाइस अगर कनेक्टेड है, तो तीनों डिवाइस अगर एट ए टाइम बस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम में किसको एक्सेस मिलेगा। तो ये इसका एक शानदार फीचर्स है जिसका थ्रू किसी पर्टिकुलर एक को जाके अल्टीमेटली एंड में जाके डिसाइड होता है कि दोनों डिवाइस ने एक साथ अगर स्टार्ट करने की कोशिश किया तो किसी एक को ही बस का एक्सेस मिलेगा एंड आगे प्रोसेस कर पाएगा वो डाटा, दूसरा को नहीं मिलेगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये बेसिकली डिसाइड होता है कि सपोज मान लेते हैं कि कंट्रोलर 1 एंड कंट्रोलर 2 दोनों ने स्टार्ट कंडीशन जनरेट कर दिया। ओके, तो जैसे स्टार्ट कंडीशन जनरेट किया तो
हम लोग जानते हैं कि ये जो HCl एंड HDL लाइन है ये ओपन ड्रेन है, तो ये हाई से लो हो जाएगा स्टार्ट कंडीशन में HDL लाइन, फिर क्लॉक जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब दोनों में जिसका वैल्यू लो है, जिस मान लो कि मैं कंट्रोलर 1 वैल्यू भेजना चाह रहा है, स्लेव एड्रेस, कंट्रोलर 1 स्लेव एड्रेस भेज रहा है, सपोज 1 0 1 1 0 0 0 1। ओके, एंड कंट्रोलर 2 का स्लेव एड्रेस स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, उसका सपोज मैं लिखता हूँ कि 1 1 0 0 1 1 1 1। ओके, सो इसमें क्या होगा, पहले तो स्टार्ट के बाद दोनों का बीट, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो दोनों ने HDL लाइन को रिलीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकेंड बाइट जैसे भेजेगा, ये है 0 और ये है 1। ओके, तो इस टाइम में ये कंट्रोलर 1 चाह रहा है कि HDL लाइन लो होना चाहिए और HDL लाइन हाई है तो ये रिलीज कर देगा। तो फिर ये एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस रीडबैक भी करता है कि मैंने 1 भेजा तो 1 आया कि नहीं, मतलब एक्सपेक्टेड था इसका कि 1 होना चाहिए, लेकिन इसको मिलेगा लो, तो ये सोचेगा कि कोई दूसरा डिवाइस इसको लो करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे को ये एक्सेस छोड़ देगा, ये क्या करेगा, एक्सेस छोड़ देगा। तो फिर अब बचा ये, तो फिर ये जैसे एक्सेस छोड़ देगा तो इसको मिल जाएगा, तो जिसका लोअर वैल्यू है उसको हमेशा एक्सेस मिलता है बस में। तो इस तरह से आर्बिट्रेशन, जब तक दोनों का वैल्यू सेम रहता है तब तक तो कम्युनिकेशन चलते रहता है दोनों का। जिस जगह पे जाके जिसका वैल्यू, जिस कंट्रोलर की उस बिट में, क्योंकि वायर एंड कम्युनिकेशन होता है, तो जो लो करना चाहता है उसको एक्सेस वो विन कर जाता है उस केस में। ओके, तो इस तरह से बस आर्बिट्रेशन में किसी एक कंट्रोलर को कम्युनिकेशन फर्दर कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी मिलता है। चलो आगे बात करते हैं। तो एक्चुअली इसमें ऑलरेडी एक मैंने लिखा हुआ है कि चलो कंट्रोलर 1 क्लॉक लाइन में क्या कर रहा है, वायर एंड ट्रूथ टेबल मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें कंट्रोलर 1 की मान लो कि उस टाइम में वैल्यू 0 है, कंट्रोलर 2 की उस टाइम में वैल्यू भी 0 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट मेरा 0 ही होगा। ओके, कंट्रोलर 1 की अगर वैल्यू 0 है एंड कंट्रोलर 2 की वैल्यू 1 है, तब भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एंडिंग ऑपरेशन होता है, हम लोग जानते हैं। अब इसमें अगर किसी एक का भी अगर 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, अगर दोनों ही 1 है तभी जाके क्या होगा, आउटपुट 1 निकलेगा। ओके, तो सपोज यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया मैंने कि कंट्रोलर 1 की HDL लाइन है, ठीक है, ये क्या हुआ, अब दोनों एक साथ मान लो कि कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ओके, तो कंट्रोलर 1 ने भी स्टार्ट कंडीशन डाला और कंट्रोलर 2 में भी स्टार्ट कंडीशन डाला। ओके, तो इस टाइम में तो दोनों सब लो है, कोई बात नहीं, बराबर चलेगा। उसके बाद फिर कंट्रोलर 1 भी हाई करना चाह रहा है, कंट्रोलर 2 भी हाई करना चाह रहा है। ओके, कोई बात नहीं, दोनों बराबर चलेगा। अब थर्ड कंडीशन आता है, इस टाइम में कंट्रोलर 1 एंड 2 दोनों 0 करना चाह रहा है, तो ये भी चलेगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं। HDL लाइन एंड ऑपरेशन में अल्टीमेटली 0 आया। ओके,
अब इस कंडीशन में देखो, ये जो कंडीशन एक्चुअली में है, इसमें कंट्रोलर 1 0 भेज रहा है, लेकिन कंट्रोलर 2 क्या कर रहा है, कंट्रोलर 2 1 भेजने की कोशिश कर रहा है। ओके, लेकिन एस डी ए लाइन, ये एस डी ए लाइन की बात करो, ये दोनों का अलग अलग करके दिखाया कि एस डी ए लाइन, लेकिन एक ही एस डी ए लाइन है। तो दोनों को ने क्या भेजने की कोशिश कर रहा है एस डी ए लाइन में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर लेकिन अल्टीमेटली वायर में, मतलब एस डी ए लाइन में आउटपुट क्या आया, लो आया, क्योंकि एक जन ने लो कर रहा था और एक जन ने हाई कर रहा था। तो हम लोग जानते हैं किसी एक जन ने अगर लो किया तो अल्टीमेटली आउटपुट नो लो आता है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्चुअली में एस डी ए लाइन होगा, इसमें गलती से एस सी ए लाइन है, ये एक्चुअली में एस डी ए लाइन है ना। ये एस डी ए लाइन की बात कर रहा हूँ। तो आउटपुट लो आया, तो इस कंट्रोलर ने एक्सपेक्ट क्या किया था कि हाई आना चाहिए था एस डी ए लाइन। ओके, एस डी ए लाइन में ये सोचा था हाई आएगा। ओके, लेकिन एक्चुअली में क्या आया, एक्चुअली में आया হচ্ছে लो। तो इसने क्या किया, इसने देखो एक्सिस छोड़ दिया, फिर इस यहाँ पे इसका एक्सिस खत्म हो जाएगा उस लाइन पे। तो ये कम्युनिकेशन कंट्रोलर 2 क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्टॉप कर देगा, ये फर्दर आगे प्रोसेस नहीं करेगा, वेट करेगा कि जब एस डी एन एस सी दोनों लाइन फिर से आइडियल कंडीशन में आ जाएगा, उस टाइम में ये फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा कंट्रोलर 2। तो कंट्रोलर 2 कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया। अब एस डी कंट्रोलर 1 फिर से 1 भेजा, तो इस टाइम में और कोई नहीं है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आया। इस तरह से कंट्रोलर 1 की कम्युनिकेशन आगे प्रोसेस होते रहेगा। ओके, और कंट्रोलर 2 वेट करेगा अंटिल कंट्रोलर 1 रिलीज द लाइन। तो इसमें कंट्रोलर 1 एंड 2 का बीच में कैसे आर्बिट्रेशन हो रहा है उसको मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब बात करते हैं क्लॉक स्ट्रेचिंग। तो इसमें एक स्पेशल फीचर्स है जिसमें स्लेव डिवाइस को क्लॉक को स्ट्रेच करने की फैसिलिटी मिलता है। ये जनरली क्लॉक को कुछ देर के लिए होल्ड कर देता है, तो उसी को क्लॉक स्ट्रेचिंग बोला जाता है। तो क्लॉक स्ट्रेचिंग क्यों है और कैसे होता है और क्यों इसका ज़रूरत है उसका बारे में बात करेंगे। तो देखो, जब मास्टर एंड स्लेव का बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उस टाइम में मान लो कि कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो रहा है कि स्लेव उसको कोप अप नहीं कर पा रहा है, उसका साथ मैच नहीं कर पा रहा है। ओके, तो उस टाइम में स्लेव का पास ये फीचर्स है कि वो कुछ देर के लिए उसको जितना टाइम चाहिए मैच होने के लिए, दोनों का साथ सिंक होने के लिए कम्युनिकेशन, वो क्लॉक लाइन को कुछ देर के लिए इस तरह से होल्ड कर देता है। ओके, इस दौरान क्लॉक होल्ड हो जाता है। देखो, इस टाइम में कोई क्लॉक जनरेट नहीं हुआ, तो ये जो क्लॉक को डिवाइस, स्लेव डिवाइस ने क्या किया, थोड़ा देर के लिए बंद कर दिया, एक तरह से समझ सकते हो, या उसको लो करके रख लिया कुछ देर के लिए। तो ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन को बोला जाता है क्लॉक स्ट्रेचिंग। तो द टारगेट डिवाइस रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम टू प्रोसेसिंग द कमांड और सेंडिंग द कमांड। जो कमांड आ रहा है उस टाइम में उसको प्रोसेस करने के लिए अगर डिवाइस को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ठीक है, टारगेट डिवाइस जो भी है उस डिवाइस को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो टारगेट डिवाइस कैन स्लो डाउन द कम्युनिकेशन थ्रू क्लॉक स्ट्रेचिंग। तो क्लॉक स्ट्रेचिंग के थ्रू कम्युनिकेशन को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। तो क्लॉक स्ट्रेचिंग में क्या करते क्या है एक्चुअली में, वो इसको कुछ देर के लिए लो करके रख लेते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया, जिसमें अगर मान लेते हैं तो एक स्लेव और मास्टर का बीच, या एक कंट्रोलर या दूसरा टारगेट डिवाइस के साथ
I2C कम्युनिकेशन हो रहा है, उस टाइम में अगर मान लेते हैं कि मेरा दोनों का बीच में वोल्टेज डिफरेंस है, कि मेरा मान लेते हैं कि ये जो कंट्रोलर है ये रन कर रहा है 1.8 वोल्ट में, बट जो टारगेट डिवाइस है उसका वोल्टेज लेवल है 5 वोल्ट। तो इस तरह से दोनों का बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? मैंने VCC लाइन को SDAC लाइन को 5 वोल्ट से पुल अप किया, ओके। तो अब इस लाइन में मतलब जो भी बाय डिफॉल्ट स्टेट है वो 5 वोल्ट स्टेट है SDAC लाइन में। तो यहाँ पे तो एक डिवाइस का वोल्टेज लेवल है 1.8 वोल्ट, तो ये हो सकता है इसको 5 वोल्ट सपोर्ट, ये जो 5 वोल्ट का सिग्नल इसका पास आ रहा है ये सपोर्ट ही ना कर पाए। तो डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइस वोल्टेज आर टू ग्रेट, अगर ये बहुत ज़्यादा है डिफरेंस, तो द लोअर वोल्टेज डिवाइस कैन बी डैमेज। तो ये वाला वोल्टेज, ये वाला जो डिवाइस है ये डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पास क्या आ रहा है इसका GPIO लाइन में, SDAC लाइन में, इसका SDAC लाइन में इसका 5 वोल्ट आ रहा है, तो इसका केस में डैमेज भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि अगर मैंने दो डिफरेंस वोल्टेज सपोर्टेड डिवाइस का बीच में कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो उस तरह से मेरे को लॉजिक लेवल एंड उसका इनपुट सिग्नल मैक्सिमम कितना सपोर्ट करता है, ये सब चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरह से अगर सपोर्ट नहीं करता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज लेवल ट्रांसलेटर यूज करते हैं, जिसमें दोनों डिवाइस का वोल्टेज, इसमें VCC ये वोल्टेज है, इसमें VCC B वोल्टेज है, तो दोनों का बीच का वोल्टेज डिफरेंस है, तब भी ये क्या करेगा, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है वोल्टेज लेवल कन्वर्टर से। जो क्या करता है, अगर सपोज इसका 5 वोल्ट है, ओके, और इसमें 1.8 वोल्ट है, 1.8 वोल्ट है, ओके, तब भी क्या करेगा, इधर से जब सिग्नल जाएगा तो ये तो 1 पॉइंट सिग्नल जाएगा, लेकिन इधर से इसको वो कन्वर्ट करके 5 वोल्ट का बराबर कर देगा अगर हाई सिग्नल जा रहा है तो। और इधर से अगर हाई सिग्नल आ रहा है तो क्या करेगा, उसको 5 वोल्ट को वो 1.8 सिग्नल की करस्पॉन्डिंग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे लो सिग्नल को, इधर से लो सिग्नल जा रहा है तो इसका जो SDA लाइन का जो लो सिग्नल है उसका करस्पॉन्डिंग इसको कन्वर्ट कर देगा। और इधर से अगर लो सिग्नल आ रहा है तो इसको, जैसे जिस तरह लो सिग्नल ये कंट्रोलर समझता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों का बीच में आपस में इजीली कम्युनिकेशन हो सकता है वोल्टेज लेवल कन्वर्टर से। थैंक यू।